नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। इनको समझने से पहले एक बात बताए तो यह थोड़ा लंबा होने की वजह से इनको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो उनके जितने भी पार्ट है उनको पूरे के पूरे पार्ट आप देखेंगे और इस टॉपिक की समझूती प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड की, यानी कि इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यटन क्या है या तो पर्यटन किसे कहते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का यह हमारा प्रश्न भी है। तो देखते हैं पर्यटन किसे कहते हैं। जीवन का असली आनंद घुमकड़ी में ही है, मस्ती और मौज में है। प्रकृति के सौंदर्य का रसपान अपनी आंखों से उसके सामने उसकी गोद में बैठकर ही किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है पर्यटन। पर्यटन का अर्थ है देश दर्शन और मनोरंजन के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थानों का भ्रमण करना या तो घूमना, आनंद प्राप्ति और जिज्ञासा पूर्ति के लिए घूमना। ऐसे पर्यटन में सुख ही सुख हो। जो व्यक्ति इस दशा में जितनी देर रहता है उतनी देर तक वो अपना आनंद में जीवन जी पाता है। पर्यटन से देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है, इनसे ज्ञान में वृद्धि होती है। पुस्तकीय ज्ञान जितना प्रभावी नहीं होता जितना प्रत्यक्ष ज्ञान। पर्यटन से देश विदेश के खान पान, रहन सहन तथा सभ्यता संस्कृति की भी जानकारी मिलती है। तो हमें यह विश्वास होता है कि विश्व भर का मानव मूल रूप से एक ही है। मन भी उदार बनता है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में पर्यटन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो वर्तमान समय में आज हम देखें तो पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। वर्ष भर विश्व भर से पर्यटक आते हैं और अपनी कमाई खर्च करते हैं। इससे ये पर्यटक स्थल फलते फूलते हैं, यानी कि विकसित होते हैं। वहाँ के लोगों को आजीविका का साधन भी प्राप्त होता है। तो पर्यटन स्थल अनेक प्रकार के माने जाते हैं। कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात हैं, जैसे पर्वत चोटियाँ, समुद्र तल, वन उपवन। तो कुछ पर्यटन स्थल धार्मिक महत्व के हैं, जैसे हरिद्वार है, वैष्णो देवी है, चारधाम की यात्राएं हैं। तो कुछ ऐतिहासिक महत्व के हैं, लाल किला, ताजमहल। कुछ पर्यटन स्थल वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या तो अन्य महत्व भी रखते हैं। इनमें से प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों पर हम देखें तो काफ़ी मात्रा में भीड़ लगी रहती है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मानव के विकास, सुख और शांति की संतुष्टि व ज्ञान के लिए पर्यटन को प्रथम महत्व दिया है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन का या तो फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से भी की जाती है। तो प्रस्तुत पाठ में भारत के विभिन्न भागों में स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी के साथ साथ पर्यटन से लोगों को मिलने वाले रोजगारों एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसके योगदान के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इस टॉपिक की समझौती। तो भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड। तो पर्यावरण पर्यटन मानव, प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क को स्थापित करता है और पूर्वोत्तर के क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक लोगों को आकर्षित करने की इनमें अपार क्षमता रहती है। पूर्वोत्तर यानी हमारे प्राचीन जो राजा महाराजा के महल है या तो उनकी कथाएं हैं, उनको जानकारी में वे स्थल हमें काफ़ी आकर्षित करते हैं। पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया था। यह हमारा 1 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे कि पर्यावरण पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया था और इस उद्देश्य से उसने 26 जियो पार्क चिन्हित किए थे। जियो पार्क में क्या है, तो उन राष्ट्रीय सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है या तो व्याख्यायित किया गया है जहाँ अनेक भौगोलिक दाएँ वाले स्थल मौजूद हैं, यानी जो अपनी कुदरती सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाली वस्तुएं होती हैं और जीव जंतु होते हैं। हम देखें तो इस जियो पार्क में क्या है, तो एक प्रकार से उनका प्रयोजन किया गया है जहाँ पर ऐसे कई कुदरती सौंदर्य से प्रसिद्ध स्थल मौजूद है या तो कई ऐसी वस्तुएं हैं या तो जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पर्यावरण पर्यटन मानव और उनको उनकी प्रकृति और संस्कृति के बीच एक प्रकार का संपर्क या तो संबंध स्थापित करते हैं। आगे हम देखते हैं पर्यावरण पर्यटन में। तो पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार विविधता भरा स्थान माना जाता है। ऐसा क्यों, तो हमारा भारत बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अपना मन चाहा आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। या तो कई ऐसे स्थल है या तो कई ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें
काफ़ी आकर्षित करती है। तो इस प्रकार भारतीय बाजार उनके लिए विविधता भरा स्थान माना जाता है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को यदि हम देखें तो कई ऐसे शिल्प आदि क्षेत्रों के संवर्धन यानी उनके विकास हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में भी देख सकते हैं। यदि हम भारतीय की विभिन्न जो बाजार है या तो उनकी विविधताओं के बारे में देखें तो उनके आर्थिक पहलुओं को भी हम देख सकते हैं और वहाँ की कुछ ऐसी शिल्प कारीगरी है या तो कई ऐसी कलाएं हैं जिनको हम देखें तो उनको सुधार या तो विकसित करने के ऐसे कई सरकारी आयाम भी बनाए गए हैं और जो आर्थिक संभावना बढ़ाने में हमारे लिए मददरूप हो सकते हैं। नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास करके केवल शहरी नहीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर को उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। और हम देखें तो भारत के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर उनकी ढांचागत सुविधाओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो केवल शहरी नहीं लेकिन ग्रामीण के भी कुछ ऐसे इलाके या तो पर्यटन स्थल है जो वहाँ के स्थानीय युवकों को एक प्रकार से रोजगार प्राप्त करा सकते हैं। आगे हम देखें तो पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है। वह किस प्रकार, तो जब भी हमारे देश या तो विदेश से कोई भी पर्यटक आते हैं तो उन्हें कुछ प्राथमिक ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, चाहे रहने की यानी कि निवास करने की, खान पान की या तो कुछ ऐसे आनंद मौज उठाने की। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वहाँ के स्थानीय युवक ऐसे कैंपिंग आयोजन करके भी स्थानीय पर्यटकों के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें काफ़ी सुविधा दिला सकते हैं, ऐसी प्राथमिक सुविधा मौजूद करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कैसे कोई ऐसे स्थानीय युवक होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें एक प्रकार की ऐसी प्रशिक्षित शिक्षा दी जाए या तो खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता दी जाए तो क्या हो सकता है, वहाँ के स्थानीय युवकों को काम मिल जाएगा और उनको उनकी रोजगारी भी प्राप्त कराई जा सकती है और आने वाले पर्यटकों के लिए प्राथमिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है, जिनमें हम देखें खान पान की सूची में स्थानीय पकवान होते हैं, स्थानीय फल, वहाँ की सब्जियाँ, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे तथा मछलियाँ स्थानीय रूप से प्राप्त कराई जा सकती है। कुछ ग्रामवासी प्रयास करके इन चीज़ों की आपूर्ति भी कर सकते हैं। हम देखें तो कई ऐसे ग्रामवासी लोग होते हैं जो इन सभी खान पान की चीज़ों में अपना सहयोग दे तो पर्यटकों के लिए प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होगी और वहाँ के कुछ ऐसे स्थानीय युवकों को क्या मिल जाएगा, अपना रोजगार भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उनके लिए उन्हें वहाँ की यह प्राथमिक सुविधाओं की सुविधा करने के लिए उन्हें एक प्रकार से प्रशिक्षित की जरूरत होगी, जिनके लिए भी ऐसा कई आयोजन किया गया है कि वहाँ के युवकों को प्रशिक्षित किया गया है कि वे पर्यटकों के लिए इस प्रकार के कैंपिंग का आयोजन भी कर सकते हैं। आगे हम देखें तो कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में भी काम मिल सकता है। गाइड के रूप में हम देखें तो वे किस प्रकार के होते हैं, तो कुछ ऐसे युवक होते हैं, स्थानीय युवक होते हैं जो अपने आसपास के इलाकों की जानकारी आने वाले पर्यटकों को देकर उनके ज्ञान में वृद्धि भी कर सकते हैं और अपना नाम भी कमा सकते हैं, तो जिन्हें हम गाइड के रूप में जानते हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं, आने वाले पर्यटकों को अड़ोस पड़ोस की पहाड़ियों और जंगलों की सैर करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह समुदाय और लोक जीवन का परिचय भी दे सकते हैं। वे सभी गाइड लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल की माहिती दे सकते हैं, वहाँ का लोक जीवन क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, खान पान, रहन सहन, भाषा, वेश परिधान क्या है, उन सभी की माहिती वे सभी लोग आने वाले पर्यटकों को दे सकते हैं। स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके ये अपना नाम भी कमा सकते हैं। तो स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पादन प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। जो भी पर्यटन स्थल में ऐसे बुनकर है या तो कई कारीगर है या तो कला प्रेमी लोग हैं, वे अपनी कला प्रदर्शित करके आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इन कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और बनाए गए परिधानों यानी वस्त्रों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर भी मिल सकते हैं। यहाँ हम देखें तो पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम भी माना गया है और इस वजह से 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है और जिसका मुख्य विषय भी यही रहा है। यह हमारा जनरल नॉलेज की जानकारी के साथ साथ एक मार्क्स का प्रश्न भी है कि 27 सितंबर को विश्व भर में पर्यटन दिवस मनाया जाता है और उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, तो गरीबी दूर करना, रोजगार प्राप्त करना और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का एक माध्यम रहा है।
इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह प्रश्न को भी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि कब दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। या तो पर्यटन किसे कहते हैं, उनमें भी आप एक मार्क्स के प्रश्न में लिख सकते हैं कि पर्यटन गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के माध्यम में सशक्त माध्यम भी माना जाता है। आगे हम देखिए तो हालांकि पर्यटकों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित या तो परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के रोम में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलन में ही बहुत सरल शब्दों में इनका वर्णन कर दिया गया है। अधिक कमाई के चलते पर्यटन क्षेत्र तो एक फलता फूलता उद्योग ही बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, बल मिलता है या तो शक्ति मिलती है। आज हम देखें तो कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो एक प्रकार से कमाई करने के पर्यटन स्थल के रूप में भी माने जाते हैं, जिनसे क्या होता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को शक्ति मिलती है और इसमें स्थानीय पर्यावरण में भी सुधार लाने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे परिवहन है, होटल है, खान पान है और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में, सेवाओं में और माल की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति उनमें छिपी रहती है और कहीं माल की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, वहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी सुधारी जा सकती है। तो इस प्रकार पर्यटन का अपना ही एक महत्व है। पर्यटन से क्या होता है, तो स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। नए नए रोजगार कैसे, तो कई कला प्रेमियों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। कई ऐसे शिल्प कारीगरी हैं जिनको बढ़ावा करके पर्यटकों के लिए तो आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है, परंतु वहाँ के स्थानीय युवकों के लिए कमाई भी हो सकती है। तो कई ऐसे खान पान या तो देखने लायक दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थलों को सजे धजे रूप में प्रस्तुत करके वे वहाँ के स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त करा सकते हैं। तो इस प्रकार पर्यटन से स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है, तो पर्यटकों तथा उनके मेजबानों यानी मेहमानों के बीच एक बेहतरीन समझदारीपूर्ण भी संबंध विकसित होते हैं। आने वाले पर्यटन स्थल पर आने वाले अतिथियों के बीच भी एक प्रकार का उन दोनों के बीच क्या हो सकता है, संबंध स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखें तो भारत हमारा बड़ा ही देश है, वहाँ पर कई ऐसे दर्शनीय, धार्मिक, ऐतिहासिक, संस्कृति से परिपूर्ण स्थल है जो देश विदेश के काफ़ी लोगों को आकर्षित करते हैं। तो विदेश के कई लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ अपनी कमाई का खर्च करेंगे, तो वे उनसे हमारे देश में क्या होगी, एक प्रकार की विदेशी मुद्रा भी इकट्ठी हो सकती है, कमाई हो सकती है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित यानी प्राप्त करने का प्रमुख साधन भी रहा है। हम देखें तो पर्यटन है वे हमारे देश में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी एक माध्यम बना है। पर्यटन सेवा क्षेत्र का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं छिपी रहती है। हम देखें तो यह एक मार्क्स का प्रश्न भी है कि पर्यटन है वह एक सेवा का ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिनमें काफ़ी कई मात्रा में संभावनाएं निहित हैं या तो छिपी रहती हैं। इससे हम देखें तो पर्यटन रोजगार एवं वैश्विक संबंधों की आधारशिला माना जाता है। जो हमने देखा कि पर्यटकों के लिए भारतीय बाजार किस प्रकार विविधता भरा स्थान बना है, इन विविधताओं से उनके आर्थिक पहलुओं को किस प्रकार पूर्ण किया जा सकता है, तो वहाँ की शिल्प कलाएँ या तो कई ऐसे कला है जिनको क्या कर सकते हैं, आर्थिक संभावना के रूप में भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास करके वहाँ की शहरी नहीं लेकिन ग्रामीण इलाके में भी जो रोजगारी के रूप में जो भी बाधाएं आती हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। पर्यटन क्या है, तो संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र के सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं और उद्योग में विकास की और आर्थिक संभावनाओं की तलाश भी कर सकते हैं। तो पर्यटन एक प्रकार से हम देखें तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र तो है, परंतु स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कराते हैं। तो वहाँ हमारे देश की आर्थिक संभावनाओं में भी वृद्धि कर सकते हैं और देश की प्रगति भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि पर्यटन क्या है, उनका उपयोग क्या है, वहाँ के किस प्रकार के स्थल लोगों के लिए, स्थानीय युवकों के लिए रोजगार का केंद्र बन सकता है और पर्यटकों के लिए किस प्रकार आनंद का एक प्रकार से केंद्र भी बन सकता है। यहाँ तक हमने पर्यटन क्या है उनके बारे में देखा। तो अब हम आगे बात करते हैं भारत के एक ऐसे पर्यटन स्थल की जो विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है।
यहाँ उनके कुछ चित्र भी दिए गए हैं, उनको देखकर भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। भारत में एक ऐसा स्थल है जो देश विदेश के लोगों को आकर्षित करता है, वह कौन सा है? हम देखें तो जम्मू मंडल के सबसे रमणीक और खूबसूरत पर्यटन स्थल पटनीटॉप में, वह कौन सा स्थल है? पटनीटॉप में आने वाले की भीड़ देख यह आभास अवश्य होता है कि आखिर कुछ तो ऐसा इसमें है जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर पाने की इसमें अपार क्षमता रहती है, शक्ति है। हो भी क्यों ना, सब कुछ तो है इस स्थल में जिसे पाने के लिए पर्यटक कश्मीर में आते हैं, उस कश्मीर में जिसे धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। यह हमारा एक मार्क्स का विकल्प है या तो एक मार्क्स का प्रश्न है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू मंडल में हम देखें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से 108 किमी की दूरी पर स्थित यह रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर है, जहां क्या है? लंबी लंबी चीड़ और देवदार के पेड़ है, जो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। और वे उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो प्रकृति प्रेमी है या तो प्रकृति से जिन्हें काफ़ी लगाव है, वे शख्सों को या तो व्यक्तियों को यह पटनीटॉप अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। या तो इसके अतिरिक्त साल भर इसकी खूबसूरत ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति रखती है, जो हम दूसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं। यह पटनीटॉप पहाड़ी विस्तारों में स्थित है जो अपनी वर्ष पर अपने ढलान पर जमी हुई बर्फ की सुंदरता की वजह से लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना है। तो यहाँ देखने लायक प्रकृति, जो वहाँ के चीड़ और देवदार के लंबे लंबे जो वृक्ष है, वे भी प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ आप दोनों चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ की प्रकृति और वहाँ की पहाड़ों पर ढली हुई बर्फाच्छादित जो स्थल है वह लोगों के लिए किस प्रकार आकर्षण का केंद्र बना होगा। आगे हम देखते हैं तो मंदिरों की नगरी जम्मू से 108 किमी की दूरी पर स्थित इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों के लिए कौन सी सुविधा है? तो जम्मू से आम यात्री बस और टैक्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हालांकि अब तो विश्व प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से भी यात्री बस से यह यात्रा कर सकते हैं। उन्हें कहीं ऐसी बस मिल जाती है जो आने वाले को पटनीटॉप तक घुमाकर वापस लाती है। वैष्णो देवी जो हमारे लिए धार्मिक स्थल से प्रसिद्ध है, जिनके बारे में आप जानते हैं, वहाँ शिविर कटरा से भी यात्रियों को कई ऐसी बसें मिल जाती हैं या तो कई ऐसी टैक्सी मिल जाती है जो यात्रियों को पटनीटॉप तक घुमाकर वापस ला सकती है। जम्मू से पटनीटॉप की यात्रा 3.5 घंटों की है, मगर इसे अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उधमपुर जिले में आने वाले इस पर्यटन स्थल को और खूबसूरत बनाने तथा अधिक से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पटनीटॉप विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। हम देखें तो यह पटनीटॉप कहाँ पर स्थित है? तो उधमपुर जिले में स्थित है। और पटनीटॉप की आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए या तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए वहाँ के पटनीटॉप विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो क्या करती है? सिर्फ पटनीटॉप का ही नहीं बल्कि उसके आसपास पड़ने वाले और भी रमणीय और धार्मिक स्थलों जो कौन कौन से हैं, सुध महादेव, मानतालाई, चिनोनी, सनासर आदि का विकास भी किया गया है। यह हमारा एक मार्क्स का प्रश्न है कि पटनीटॉप में ऐसे कौन कौन से धार्मिक स्थल है, तो इनके नाम यहाँ दिए गए हैं, आप उनको टिक कर लेंगे। उनका भी काफ़ी तौर पर विकास किया गया है। यह विकास क्यों किया गया है? तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आने वाले पर्यटकों में से अधिकतर ऐसे होते हैं जिन्होंने बर्फ़ कई बार देखी है, तो बर्फ़ की उकतान से वह उकता जाते हैं और उनके मन को बहलाने के लिए आसपास के पर्यटन स्थलों को भी अब विकसित कर लिया गया है, ताकि यदि वे बर्फ़ के ढलान पर ना जाना चाहे तो वहाँ के धार्मिक स्थलों का भी आनंद उठा सकते हैं, वहाँ की संस्कृति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार पटनीटॉप में कई ऐसे धार्मिक स्थल है या तो प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे हैं जिनका विकास करने का प्रयास किया गया है, ताकि आने वाले पर्यटकों के लिए वह आकर्षण का केंद्र बन सके। यहाँ हम देख सकते हैं, हालांकि पटनीटॉप में गर्मियों में बहुत ही भीड़ नज़र आती है, परंतु यहाँ आने वाले वर्ष भर ही आते हैं। सर्दियों में कई फुट जमी और गिरने वाली बर्फ़ का आनंद उठाने के लिए भी लोगों का वहाँ क्या होती है, भीड़ नज़र आती है। सर्दियों में आने वाले तो स्कीइंग का आनंद उठाते ही है, जिन्हें एक सप्ताह में स्कीइंग सिखाने का प्रबंध भी अब जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग तथा जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम की ओर से किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वह क्या करते हैं, ऐसे मनोरंजन के जो खेल होते हैं स्कीइंग, उनकी प्रशिक्षण या तो उनकी तालीम भी देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले पर्यटकों में से कुछ
कि कुछ लोगों को इनके बारे में जानकारी ना हो तो वे भी इन खेलों का मज़ा उठा सकते हैं। आगे हम देखें तो यह कार्य नाम मात्र के खर्चे पर राज्य में कश्मीर के पहलगाम के क्षेत्र के यह नाम मात्र के खर्चे पर राज्य में कश्मीर के पहलगाम के क्षेत्र के उपरांत पटनीटॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में भी प्राप्त करवाने में पर्यटन विभाग के जम्मू विंग का भी अच्छा खासा सहयोग रहा है। तो स्कीइंग स्थल के रूप में हम देखें तो विभाग की मेहनत ही है कि आज पटनीटॉप में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के करने वालों की भीड़ लगी रहती है। पैराग्लाइडिंग यानी हवा में छतरी के माध्यम से जमीन की ओर लुढ़कने की जो क्रिया होती है। दोनों चित्र में आप देख सकते हैं बर्फ पर जो लुढ़कने की क्रिया होती है स्कीइंग, और हम देखें कि हवाओं में तैरते तैरते जमीन पर उतरने की जो क्रिया है उन्हें पैराग्लाइडिंग कहते हैं। यह दोनों पटनीटॉप में काफ़ी मशहूर हुए हैं, जो लोगों को आकर्षण का केंद्र बना कर रखते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इनकी माहिती नहीं होती, तो वहाँ पर कई ऐसी सुविधा की गई है ताकि आने वाले पर्यटकों को उनकी शिक्षा दी जाए और उनको इनका आनंद लेने का मौका दिया जाए। हालांकि स्कीइंग के लिए तो पटनीटॉप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी छोटी और बड़ी स्लोपी का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए पटनीटॉप के साथ लगते नाथाटॉप और सनासर क्षेत्र का भी महत्व है। यह क्या है, एक ऐसे पटनीटॉप के पर्वतीय स्थल से कुछ दूरी पर खूबसूरत गांव है। ये गांव राज्य के जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बर्फ से ढकी चोटियाँ, पहाड़ी घाटी और हरा माहौल यहाँ पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करते हैं। यह स्थल पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बने हैं। तो पैराग्लाइडिंग के अलावा यहाँ ट्रेकिंग, कैंपिंग का भी आनंद लोग ले सकते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से अन्य स्लोपिंग की तलाश तथा उनका विकास किया जा रहा है ताकि स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग करने के लिए आने वालों की भीड़ से निपटा जा सके और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित भी किया जा सके। यहाँ दोनों चित्र आप देख सकते हैं कि स्कीइंग किसे कहते हैं, पैराग्लाइडिंग किसे कहते हैं। आगे हम देखें तो पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग के साल में 3 से 4 कोर्स करवाए जा रहे हैं, और वह भी नाम मात्र खर्चे पर, ताकि कई यात्रियों के लिए वह हम देखें तो सुकून महसूस करा सके। लेकिन इतना अवश्य है कि स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी, तो पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर की प्रतीक्षा करनी होती है। यह हमारा 1 मार्क्स का प्रश्न है कि यह दोनों खेल के लिए हमें कौन सा समय माफक हो सकता है, तो उनका यहाँ पर समय दिया गया है, जिनको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसी समय के दौरान अधिक आनंदित किया हुआ जा सकता है। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग के साथ ट्रेकिंग तथा रॉक क्लाइंबिंग करने की इच्छा रखने वालों भी पर्यटकों में अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए साल भर में सप्ताह में कई ऐसे कोर्स भी करवाए जा सकते हैं। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं पहाड़ों को चढ़ने की जो क्रिया होती है रस्सी के माध्यम से, उन्हें रॉक क्लाइंबिंग के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो पिछले कई सालों से इस पर्यटन स्थल के विकास में जुटे जम्मू पर्यटन विभागों की ओर से आसपास के क्षेत्रों के कई स्कूली छात्रों और अन्य बेरोजगारों को इन सभी रोमांचक खेलों का प्रशिक्षण या तो तालीम देकर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि वे आने वाले पर्यटकों के लिए मददरूप हो सके या तो वे लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सके। पर्यटन विभाग की योजना के अनुसार इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और आने वाले पर्यटकों को उनकी पटनीटॉप में आकर पर्यटक अपने आप को कश्मीर में पाता है, क्योंकि पटनीटॉप की समुद्र तल से ऊंचाई श्रीनगर से भी अधिक है और जम्मू श्रीनगर रोजमार्ग के बीच पटनीटॉप ही एक ऐसा स्थान है जो सबसे ऊंचा है और सुबह सवेरे पड़ने वाले धुंध व कोहरे के बीच सुबह की सैर का अपना ही आनंद होता है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सुबह में कैसा कोहरा छाया जाता है, जो एक अलग ही अपना नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन इतना अवश्य है कि आने वालों को अपने साथ गर्म कपड़ों का इंतजाम करना चाहिए, और चाहे वे गर्मी में ही क्यों ना आए, उन्हें अपने साथ गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पटनीटॉप में दिन का प्रत्येक पहर यानी प्रत्येक समय अपने आप में मनोहारी छटा से लिपटा होता है, जिसका आनंद लोग अपने अपने तरीके से उठा सकते हैं। तो हमने देखा कि स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग या तो रॉक क्लाइंबिंग या तो वहाँ के सुबह दिखने वाले कोहरे के माध्यम से पटनीटॉप किस प्रकार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। तो यहाँ पर ठहरने के लिए वैसे कई प्राइवेट होटल है और सरकारी व्यवस्था भी है। राज्य पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के कई ऐसे बंगले, हंटे आदि हैं जहाँ पर्यटक रात गुजार सकते हैं। तो हालांकि अधिकतर पर्यटक दिन भर और सैर सपाटा करने के उपरांत वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर आने वालों की भीड़ कितनी है यह इससे ही स्पष्ट है कि गत वर्ष दिन में जाकर शाम को वापस लौटने वालों का आंकड़ा 6 लाख को भी पार कर गया है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्वदेशी पर्यटक ही अपने पटनीटॉप में आते हैं, तो बल्कि विदेशों से भी लोग इसकी सुंदर
पहाड़ियों और मनोहारी छटा का आनंद उठाने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार भारत का यह स्थल पटनीटॉप जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और अपनी पहाड़ी इलाकों की वजह से या तो वहाँ की कुदरती सौंदर्य की वजह से, बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ों की वजह से वे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मात्र हमारे देश के नहीं, विदेशों के लोगों को भी यह आकर्षित कर सका है। तो इस प्रकार यह भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिन्हें हम देखें तो कश्मीर में आता है, तो कश्मीर को एक धरती का स्वर्ग भी माना जाता है। यहाँ हमने एक ऐसे पर्यटन स्थल पटनीटॉप के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आगे उनके दूसरे वीडियो में या तो दूसरे पार्ट में नागालैंड और उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे और उनके तीसरे पार्ट में हम भारत के कुछ 10 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, आपने भारत के एक ऐसे पर्यटन स्थल की जानकारी प्राप्त की है। यदि आप चाहें तो इन्हें एक बार और देख सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं। कई ऐसे एक मार्क्स के प्रश्न हैं जो आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में हमें पूछा जा सकता है। तो यह पार्ट यहाँ ख़त्म करते हैं और आगे के 2 पार्ट हम इनके बाद देखेंगे। नमस्ते।